नमस्कार, मैं डॉक्टर रमनिवास शर्मा रमन यूट्यूब चैनल पर साइंस और टेक्नोलॉजी का यह सेशन लेकर के सभी बच्चों का, सभी व्यूअर्स का, लर्नर्स का बहुत बहुत स्वागत। बच्चों, आज जो सब्जेक्ट हम लेकर के आए हैं उस पर आपने बहुत दिन से रिक्वेस्ट भेजी है हमारे पास कि केमिस्ट्री का सेशन लाया जाए। तो बायोलॉजी का सेशन कुछ दिनों के लिए रोकते हुए आज केमिस्ट्री का सेशन। और केमिस्ट्री में आपने लिखा था कि क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट और पीरियोडिक टेबल। तो आज हमने सेशन में क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट और पीरियोडिक टेबल का पार्ट 1 लेकर के आपके सामने। यह चैप्टर थोड़ा बड़ा है, इसलिए इसके कई पार्ट में करके आपको हमें समझाना है। आज पहला पार्ट है, शुरुआत हम थ्योरी से करने वाले हैं। पहले थ्योरी उसकी पढ़ाएंगे, थ्योरी समझाएंगे, पीरियोडिक टेबल कैसे आपको याद हो ये भी बताएंगे, और पीरियोडिक टेबल कितनी सरल है ये भी आज हम आपको बताने वाले हैं। डीप डिस्कशन के साथ सेशन के अंत में 5 सवाल भी आपसे पूछेंगे। जो भी बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, वो चाहे नीट की हो, चाहे स्टेट पीएससी हो, चाहे यूपीएससी हो, चाहे एसएससी हो, किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हों, चाहे अग्निवीर की परीक्षा दे रहे हों, उन सभी परीक्षार्थियों के लिए सेशन आवश्यक होगा, क्योंकि पीरियोडिक टेबल और क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट से हर परीक्षा में सवाल आते हैं। उन्हीं सवालों का एक समूह लेकर के हम आए हैं। लेकिन आज सिर्फ आपको थ्योरी पढ़ाने का इरादा है। पहले आप थ्योरी इसकी पढ़ लो और फिर इसके बाद आगे के सेशन में हम एमसीक्यू क्रमिक रूप से जारी रखेंगे। सेशन की शुरुआत करें उसके पहले पीरियोडिक टेबल को आप अच्छी तरह से, स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा, पीरियोडिक टेबल को आप अच्छी तरह से देख लें। आगे भी हम पीरियोडिक टेबल के चित्र आपको दिखाते चलेंगे। नियम जो है, कितने वैज्ञानिकों का योगदान रहा तत्वों के वर्गीकरण में, उनकी पूरी जानकारी चित्रों के माध्यम से आपको समझाएंगे। मेंडलीव की आवर्त सारणी बताएंगे, डुबे-राइनर का त्रिक नियम बताएंगे, न्यूलैंड का अष्टक नियम बताएंगे, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के गुण बताएंगे। ये सारी बातें पार्ट 1 में करने वाले हैं। इसका एक बेहतरीन नोट्स आपके पास होना चाहिए। यदि आप इन सभी पार्ट को हमारे साथ जुड़ करके पढ़ लोगे तो फिर इसके बाद पीरियोडिक टेबल पढ़ने की आपको जरूरत नहीं। बच्चों, जैसा कि हमें जानकारी है कि अब आगे भविष्य में नीट की भी परीक्षा ना हो, एक कॉमन टेस्ट होने जा रहा है, जैसा कि सरकार फैसला लेने जा रही है। पर यदि सरकार ऐसा फैसला लेती है कि अब नीट की परीक्षा नहीं लेगी, तो ये मानकर चलिए कि सिलेबस तो ऐसा ही होगा। साइंस और टेक्नोलॉजी, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स सब कुछ ऐसा ही होगा, लेकिन कंपटीशन और कोर्स की जो डेप्थ है, कि जो गहराई है, वो अब बढ़ जाएगी। इसलिए अब मेहनत करने की और भी ज़्यादा ज़रूरत होगी। इसके लिए आप तैयार हो जाए, और भी पढ़ने की आवश्यकता होगी। इसलिए सरकार अपने फैसले पर उतरे उसके पहले आपकी मेहनत शुरू हो जानी चाहिए। बच्चों, सर कोर्स की शुरुआत करें, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट और पीरियोडिक टेबल आपको समझाएं। इसके पहले आपको, जैसा हम हमेशा कहते हैं, कि चैनल को सब्सक्राइब करना, चैनल को लाइक करना, चैनल को शेयर करना मत भूलिए। साथ ही साथ जब पूरा सेशन हो जाए तो आपके पास कमेंट सेक्शन होता है, या सेशन पूरा हो जाए और रिकॉर्डिंग सेशन आप देखें तो कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिए। कमेंट जरूर किया करें, कैसा लगा सेशन,
कैसे लगे सवाल, कितने सवाल आपसे बने, ये कमेंट सेक्शन में जरूर किया करें। क्योंकि ये हमारा सेशन शाम को 6 बजे आज लाइव होगा और लाइव सेशन में हमारे साथ बहुत सारे बच्चे जुड़ते हैं, बहुत सारे सवाल पूछते हैं, तो हम बच्चों की पसंद के अनुसार ही कोर्स को लाते हैं। जो वो मांगते हैं कि हमको पीरियोडिक टेबल चाहिए, हम पीरियोडिक टेबल लेकर के आते हैं। वो कहते हैं हमको क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट चाहिए, हम क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट लाते हैं। तो यदि उसमें कुछ आप सुधार चाहते हो तो आप कमेंट सेक्शन में हमें बताया करो, हम उसमें सुधार करेंगे, उसको कोई और नया तरीका देंगे ताकि आपके दिमाग में वो बैठ जाए। इसलिए कमेंट करना मत भूला। सेशन के अंत में कमेंट जरूर किया। कमेंट कैसा भी हो इसकी चिंता मत करो, कैसी लगी क्लास को जरूर लिखा। तो बच्चों सेशन की शुरुआत करें। डीप डिस्कशन एंड MCQ ऑन क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट एंड पीरियोडिक टेबल पार्ट 1 फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम। आप क्लास जब ये लाइव हो तो आप अपने सामने पीरियोडिक टेबल रख लीजिए, नहीं तो हमको बार बार पीरियोडिक टेबल को आपके सामने लाना पड़ेगा। आप पीरियोडिक टेबल अपने सामने रखिएगा और फिर हम जो नोट्स आपको लिखा रहे हैं, जो हम लिखेंगे अपने हाथों से, उसका अनुसरण कीजिए। तो चलें सेशन की ओर बढ़ें। उसके पहले हम विस्तार से एक सुपरफिशियल ऊपरी जानकारी चित्रों के माध्यम से आपको दिखा। आपके स्क्रीन पर एक पीरियोडिक टेबल दिख रही है। इस पीरियोडिक टेबल में बहुत सारे तत्व दिख रहे हैं, लेकिन इन बहुत सारे तत्वों के बीच में आपको खाली स्थान भी दिख रहा है। जरा देखिए, ये खाली स्थान, 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 ये खाली स्थान। लेकिन जो आप आज की तारीख में पीरियोडिक टेबल पढ़ते हो या आपने जो पीरियोडिक टेबल खोली होगी उसमें ये खाली स्थान नहीं होंगे। जिस पीरियोडिक टेबल में आपको खाली स्थान दिखाई देते हैं बच्चों, पक्का मानना कि वो पीरियोडिक टेबल मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल है। बस यहीं से आवर्त सारणी की शुरुआत या आधारभूत जानकारी शुरू। अभी हम तत्वों के बारे में जानकारी नहीं दे रहे हैं, ये सारी जानकारी हम आपको लिखकर बताएंगे। तो पहला चित्र, ये बार बार चित्र को हम वापस लाएंगे आपको समझाने के लिए, बार बार इन चित्रों को दिखाएंगे। एक दूसरा चित्र दिखाएंगे। इस चित्र में दो चीजें आपको बताने के लिए सामने रख रहे हैं। एक चीज हमने लिखा है ग्रुप और एक चीज लिखा है पीरियड। ग्रुप का मतलब होता है समूह, पीरियड का मतलब होता है आवर्त। आवर्त ऊपर से नीचे चलता है, ग्रुप बाएं से दाएं या दाएं से बाएं। देख रहे हो, चित्र में दिख रहा है। और ये जो पूरी तरह से भरी हुई दिख रही है आपको, ध्यान से देखिए, पूरी तरह से, कहीं खाली स्थान नहीं है, ये कहलाती है आधुनिक आवर्त। अब आप समझ गए होंगे। अब किसने दिया, कब दिया, क्यों दिया, ये आगे डिस्कस करेंगे, क्योंकि कई पार्ट में आपको हम आवर्त सारणी पढ़ाने वाले हैं। तो ये सारा डिस्कशन हम आगे करेंगे। आपके सामने दो आवर्त सारणी हम आगे पीछे करके दिखा रहे हैं। एक आवर्त सारणी में खाली स्थान, एक आवर्त सारणी में भरे हुए स्थान आपको दिखाई दे रहे हैं। जिसमें भरे हैं वो आधुनिक आवर्त सारणी। अक्सर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछता है कि आधुनिक आवर्त सारणी में समूह की संख्या कितनी है। ये तो बिना पढ़े अब आप बता दोगे कि सर ने बताया था कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। कितने समूह की संख्या हुई बच्चों? 18। अब तो बता लोगे।
यदि कोई पूछ दे कि इसमें आवर्त की या पीरियड्स की संख्या कितनी है, तो ये भी बता लोगे। लिखा हुआ है 1 2 3 4 5 6 7। यदि ये ग्रुप और आवर्त आपने सीख लिया तो मेंडलीव की या मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आपके लिए याद हो गई। ये समझ। तीसरा चित्र देखा, आवर्त सारणी की शुरुआत हुई। आवर्त सारणी की शुरुआत में बहुत सारे वैज्ञानिकों ने, जब तत्वों की संख्या बढ़ गई तो बहुत सारे वैज्ञानिकों ने अपने अपने इस तरह से तत्वों को व्यवस्थित। जरा इसमें देखिए, इसमें हम हारमोनियम वाला फार्मूला लगाए, देख रहे हैं, सा रे गा मा पा, जो हारमोनियम बजाते होंगे। नी के बाद फिर सा बोलते हैं कि नहीं? मतलब सा से शुरू किया और फिर कितने अक्षर के बाद, गिनो जरा, 1 2 3 4 5 6 7, यानी 8वां अक्षर फिर से वापस हुआ। और यही नियम बच्चों न्यूलैंड का नियम कहलाता है, न्यूलैंड का अष्टक नियम। अब तो याद कर लिया आपने। न्यूलैंड एक वैज्ञानिक हैं जिन्होंने अष्टक नियम दिया। उन्होंने क्या कहा होगा कि यदि पहला तत्व अपने 8वें तत्व की तरह ही होगा, ऐसी आवर्तिता उन्होंने बताई। बहुत गहराई में नहीं जाना, आधारभूत बात समझ लेना, आपके समझ में पूरी लाइन आएगी। देख रहे हो, हारमोनियम का उदाहरण लेना, हारमोनियम बजाते होगे तो सा से शुरू करते हो और वापस आते हो तो फिर सा। कितने नंबर में? 8वें नंबर में। यही कहलाता है न्यूलैंड का अष्टक नियम। एक चित्र और दिखा। एक वैज्ञानिक हैं डोबेराइनर। डोबेराइनर ने तिकड़ी का नियम दिया। तिकड़ी क्या होती है? तिकड़ी किस बात के लिए कहा? तिकड़ी के लिए जरा देखो, तिकड़ी का नियम यहां कैसे लग रहा होगा। एक है लिथियम, एक है सोडियम, एक है पोटेशियम। तिकड़ी का नियम यह कहता है कि इसका एटॉमिक वेट और इसका एटॉमिक वेट जोड़ करके इसका एवरेज निकाल दिया जाए तो इसका एटॉमिक वेट निकल आएगा। कर लो, 6.9 धन 39.1 बटे 2 कर लो। देखो क्या यही आता है? ना आएगा तो बताना। ऐसे ही इसका कर लेना, इसको और इसको जोड़ना, 2 से भाग देना, क्या इतना ही आता है? इसको करना, इससे 2 का भाग देना, क्या ऐसे ही आता है? यह कहलाता है ट्राइल्स। 3 तत्वों को व्यवस्थित किया, 2 को जोड़ लिया, तीसरे का परमाणु भार निकल आया। लेकिन बच्चों ध्यान रखना, ये 2 नियम जो थे आधुनिक आवर्त सारणी में एक आधार भर दिए, सभी तत्वों के लिए नियम लागू नहीं। एक और चित्र दिखाते हैं जिसमें हमने अंग्रेजी में लिखा कि जो आधुनिक आवर्त सारणी थी उसके 3 प्रमुख गुण थे, बस 3 से ज्यादा नहीं। 3 आधारभूत गुण थे। जैसे हम जब आपको कार्डेटा पढ़ाए थे तो कार्डेटा पढ़ाते समय कहा था कि कार्डेटा में या वर्टिब्रेटा में कुल 3 ही लक्षण होते। क्या? वर्टिब्रल कॉलम का होना, फेरेंजियल स्लिट्स का होना और न्यूरल ट्यूब का। 3 ही लक्षण, 3 प्रमुख लक्षण। इसके अलावा बाकी तो सभी में मिल सकते। ऐसे ही हमने 3 कैरेक्टरिस्टिक निकाली मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की। आधुनिक आवर्त सारणी में 3 प्रमुख लक्षण होते हैं। अक्सर यूपीएससी में यह सवाल पूछ सकता है और ज्यादा नंबर का होता है। तो क्या लक्षण होते हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के? इसको जरा ध्यान से देखिए। हमने लिखा एलिमेंट्स आर अरेंज्ड अकॉर्डिंग टू इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर्स। पहला लक्षण यह था कि जो
तत्वों को व्यवस्थित किया गया, 1 2 3 4 इस क्रम में जो तत्व, मान लो A B C D उनके नाम थे, तो उनको परमाणु क्रमांक के बढ़ते हुए क्रम में रखा गया। हिंदी वाले बच्चे लिख लो, बढ़ते हुए क्रम पर लिखा गया, सरल भाषा है। एलिमेंट्स आर अरेंज्ड अकॉर्डिंग टू इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर्स। दूसरा एक मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का लक्षण था एलिमेंट्स हैविंग सिमिलर प्रॉपर्टीज। जितने भी तत्व होते हैं सब एक ही समूह में रखे जाएंगे। जैसे आप किसी क्लास में जाओ, आपको गधे बच्चे भी मिलेंगे, होशियार बच्चे मिलेंगे, तो आपको लाइन बनाना हो तो एक गधे की लाइन बना दो, एक होशियार की लाइन बना दो। गधा वाला लाइन समझ में आ जाएगा कि इसमें सब जितने बैठे हैं गधे वाले हैं, सबके लक्षण एक जैसे होंगे, करीब करीब एक लक्षण होंगे। इसी तरह से मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में जो समान गुण वाले थे उनको एक समूह में रखा गया। यह दूसरा महत्वपूर्ण लक्षण। और तीसरा महत्वपूर्ण लक्षण था देयर इज द इंटर रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एंड एटॉमिक नंबर। जितने भी ये तत्व हैं इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की भाषा समझना। आप लिखते हो कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ये नाभिक के अंदर होते हैं। ये एटॉमिक स्ट्रक्चर में कई लेक्चर में हमने बताया है, अनअकैडमी पर भी पढ़ाया है, ऑफलाइन भी जो बच्चे हमारे साथ जुड़ते हैं उनको भी पढ़ाया। इनके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। ये इलेक्ट्रॉनों का जो चक्रण होता है ये कहलाता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक व्यवस्था। यहीं से इनकी रिएक्टिविटी तय होती है। तो इनके इलेक्ट्रॉनों के जो कॉन्फ़िगरेशन है इनके आपस में संबंध होते हैं। कैसे संबंध? मान लो एक ग्रुप लेते, तो एक ग्रुप के बाह्यतम कक्ष में, एक ग्रुप में यदि बाह्यतम कक्ष में एक इलेक्ट्रॉन है तो जितने भी उसमें एलिमेंट होंगे उसके बाह्यतम कक्ष में एक ही इलेक्ट्रॉन होगा। देख ले, एक ग्रुप की बात कर रहे हैं, एक हो, या जब आवर्त की बात, एक आवर्त में होगा, एक ग्रुप की बात करेंगे तो एक में एक है तो उसके अगले वाले में 2 होगा, फिर 3 होगा, फिर 4 होगा। इसकी विस्तार से जानकारी हम आगे आपको देंगे। लेकिन याद रखना, किसी भी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की आधुनिक आवर्त सारणी में सिर्फ 3 लक्षण होते हैं। एक परमाणु क्रमांक का, एक समान ग्रुप में ये रखे जाते हैं, उनको एक समूह में रखा जाता है, और इनके बीच में इलेक्ट्रॉनों की जो व्यवस्था होती है वो समान। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यूपीएससी में इस पर लिखाया गया है। मेंस में लिखने के लिए आया था कि राइट द 3 इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। 10 नंबर का उत्तर लिख लोगे। तो ये महत्वपूर्ण चीजें बताने के बाद अब हम वो महत्वपूर्ण चीजें लिखने जा रहे हैं जिसका आप नोट्स बनाओ। चलो लिखते हैं। पहला पॉइंट लिखते हैं कि तत्वों को उनके गुणों में समानता के आधार पर, समानता के आधार पर वर्गीकृत किया। पहला पॉइंट लिख दिया गया कि उनका जो क्लासिफिकेशन हुआ तत्वों का, उनको उनके प्रॉपर्टीज के आधार पर बांटा गया है, गुणों के आधार पर बांटा गया। एक और महत्वपूर्ण चीज जो अक्सर ऑब्जेक्टिव में एमपीएसआई में पूछा भी गया था कि अभी तक 118 तत्व ज्ञात हैं, जिनमें से, ये भी नोट करना, जिनमें से 98
तत्व प्रकृति में हमारे नेचर में 98 तत्व विद्यमान है। बाकी जो तत्व हैं वो किसी न किसी रूप में है या किसी न किसी रूप में हमने उनको बनाया है। टोटल तत्वों की संख्या 118 है, लेकिन नेचुरल रूप में हमारे पास 98 तत्व हैं जो हमारे प्रकृति में उपस्थित होती हैं। ये नंबर एक सवाल ये पूछा गया कि वर्गीकरण की जरूरत क्यों पड़ी? आप बता सकते हो क्या? मान लो ये सामान्य आदमी आपसे पूछे कि ये तत्वों का वर्गीकरण करने की जरूरत क्या थी, इतने वैज्ञानिकों ने अपनी मेहनत लगाई, क्या जरूरत थी? तीसरे पॉइंट में लिखे देते हैं, तत्वों के वर्गीकरण का मुख्य उद्देश्य 118, चूंकि संख्या कितनी हो गई 118, 118 तत्वों के, अब एक एक तत्व को पढ़ना है 118 को, तो यदि ग्रुप कर लेते हैं तो 18 तत्व पढ़ लेंगे तो 118 पढ़ लेंगे। देख लो 18 ग्रुप में बांट दिया तो 18 तत्व पढ़ेंगे तो हमारे 118 पढ़ लिए जाएंगे। देखो तत्वों के वर्गीकरण का मुख्य उद्देश्य 118 तत्वों की अध्ययन को सुविधाजनक, क्रमबद्ध और व्यवस्थित बनाना। कितना बढ़िया है। तत्वों के वर्गीकरण का मुख्य उद्देश्य 118 तत्वों के अध्ययन को सुविधाजनक, क्रमबद्ध और व्यवस्थित बनाना। एक शब्द अक्सर पूछता है ये आवर्ती व्यवस्था क्या है? जब ये लिखा आता है तो कई बच्चे हमसे सवाल पूछते हैं ये आवर्ती व्यवस्था क्या है? कोई चीज एक निश्चित अंतराल के बाद आपके सामने फिर आ जाए, एक निश्चित अंतराल हो और जैसे सुबह होती है फिर शाम होती है फिर सुबह होती है, ये पीरियडिसिटी नहीं है, आवर्तिता नहीं है क्या? है, बस यही कहलाती है आवर्ती व्यवस्था। चौथे पॉइंट में लिखे देते हैं, चौथे पॉइंट में तत्वों के गुणधर्म एक नियमित अंतराल के बाद पुनः प्रकट हो। इसी को तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण, तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण या आवर्ती व्यवस्था 118 तत्व हैं। यदि इनको सिस्टमेटिक क्रम में कर दिया जाए, व्यवस्था कर दिया जाए, तो एक तत्व का गुण एक निश्चित अंतराल के बाद फिर वही गुण वापस आए, यही गुण तत्वों का आवर्ती व्यवस्था कहलाती है, आवर्ती गुण कहलाता है। अब आपके समझ में ये बात आ गई हो। ये 4 प्रमुख पॉइंट आपको याद होते चले, ध्यान रखिएगा। अब एक
सवाल डोवेनियर पर था। अब चलिए डोवेनियर की बात कर लेते हैं। 5वें पर वैज्ञानिक का नाम है डोवे राइनर। डोवे राइनर, हिंदी में आप लिख लीजिएगा डोवे राइनर ने तत्वों की तिकड़ी जिसको कहते हैं, या ट्रायड्स जिसको बोल सकते हैं अंग्रेजी वाले बच्चे, ट्रायड्स में वर्गीकृत किया, क्लासिफाई किया और बताया। बताया क्या है, उनका भी नियम लिख लो। और बताया कि प्रत्येक त्रिक के बीच वाले तत्व का परमाणु भार, बीच वाले तत्व का परमाणु भार, यानी एटॉमिक वेट की अभी बात कर रहे हैं। अभी थोड़ी देर में जब मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में जाएंगे तो एटॉमिक नंबर की बात शुरू कर देंगे। डोवेनाइडर, मेंडलीव, न्यूलैंड, ये सब परमाणु भार वाले हैं। जब मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में जाएंगे, मोसले में जाएंगे, तब एटॉमिक नंबर की बात करेंगे। डोवेनियर ने तत्वों के ट्राइड्स में वर्गीकृत किया और बताया कि प्रत्येक त्रिक के बीच वाले तत्व का परमाणु भार, अभी आपको चित्र में दिखाया है, जरा वापस चलते हैं। ये देखो, बीच वाले तत्व का परमाणु भार आगे लिखेंगे पहले और दूसरे के औसत मान के बराबर लिख देते हैं, यही लिखेंगे। बीच वाले तत्व का परमाणु भार तथा गुणधर्म शेष दोनों तत्वों के परमाणु भार, एटॉमिक वेट की बात कर रहे हैं, बार बार कह रहे हैं अंग्रेजी वाले बच्चे, समझ लिखना है एटॉमिक वेट तथा गुणों का औसत है। औसत का मतलब एवरेज है, कर लोगे। जैसा हमने दोनों को जोड़ करके जो बीच का निकला वो रख दिया। ये भी कह रहे हैं, डोवेनियर साहब ने कहा था कि उसका गुणधर्म भी दोनों के औसत, मान लो एक कड़ा है एक कोमल है, तो जो बीच वाला होगा ना तो कड़ा होगा ना ही कोमल। बस इतना आपको याद होगा। अब तो याद हो गया होगा 5वें पॉइंट। अब एक नियम न्यूलैंड का भी दिखाया था, जिसमें हार्मोनियम का सारेगामा दिखाया था। फिर से वापस देख लो, सारे चित्र आज हैं तुम्हारे सामने। ये रही न्यूलैंड के अष्टक नियम, इसी पर लिखेंगे अगला पॉइंट, 6वां पॉइंट। न्यूलैंड ने अष्टक नियम दिया। न्यूलैंड ने लॉ ऑफ ऑक्टेव्स के नाम से भी ये जाना जाता है। लॉ ऑफ ऑक्टेव, ऑक्टेव का मतलब 8 होता है, दिया और बताया। हिंदी को आप लोग सही कर लीजिएगा, क्योंकि हिंदी हम अपनी मर्जी से लिखते हैं, हिंदी उतनी अच्छी नहीं बनती। न्यूलैंड ने लॉ ऑफ ऑक्टेव दिया और बताया कि जब तत्वों को
उनके बढ़ते हुए परमाणु भार उनके बढ़ते हुए बढ़ रहा परमाणु भार, उनके बढ़ते हुए परमाणु भार के क्रम में व्यवस्थित किया जाता है तो प्रत्येक आठवां तत्व प्रथम तत्व के समान है जैसे सारे गामा, आप लिख लेना, सारे गामा सा, आपको याद रहे। हिंदी सुधार लेना बच्चों, बार बार कर रहे हैं, हिंदी आप अपने ढंग से लिखना। और जब नोट्स हमारे पास भेजा करो तो आप हिंदी सुधार करके लिखा करो। हमने आपसे बहुत बार कहा है, हिंदी उतनी बेहतरीन नहीं लिख पाते हम, तो इसलिए चूंकि आप कहते हो कि हिंदी में हो लेक्चर, इसलिए हमने आपके लिए मेहनत की है। जितनी हिंदी बनती है उतनी कोशिश करते हैं कि आपको हिंदी में बताएं। हिंदी आप सुधार लेना, आपका अर्थ निकलना चाहिए, आपके समझ में आना चाहिए, ये मेरी जिम्मेदारी है। न्यूलैंड ने लॉ ऑफ ऑक्टेव दिया और बताया कि जब तत्वों को उनके बढ़ते हुए परमाणु भार के क्रम में व्यवस्थित किया जाता है तो प्रत्येक आठवां तत्व प्रथम तत्व के समान कैसे? गुणधर्म में समान। जैसे सारे गामा पा सा जो आता है, उधर चित्र में दिखा दिया है, ये देखो, पा धा नी सा, आठवां होना चाहिए। चलिए, छठवां पॉइंट हो गया। अब इसके बाद एक वैज्ञानिक और आते हैं, डोवेनियर आए, न्यूलैंड आए। अब एक वैज्ञानिक आते हैं मेंडलीफ का कि आवर्त सारणी तत्वों के वर्गीकरण की आधारशिला बनी। ये भी ध्यान रखना, आधारशिला। कुछ लोग कहते हैं कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल कहां से आई? मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को जन्म देने वाली मेंडलीफ की ही आवर्त सारणी। मेंडलीफ की आवर्त सारणी क्या थी? जरा एक बार चित्र में देखें। ये थी मेंडलीफ की आवर्त सारणी। लेकिन एक चीज यहां पर ध्यान रखना है आपको कि डोवेनियर, न्यूलैंड और मेंडलीफ ने परमाणुओं को, तत्वों को उनके परमाणु भार के क्रम में व्यवस्थित किया, लेकिन जगह दी, प्लेस दिया, स्थान दिया। और ऐसे वैज्ञानिक थे मेंडलीफ जो ये कह करके चले गए इस दुनिया से कि आगे भविष्य में खाली स्थान छोड़ गए अपने आवर्त सारणी में, और ये कह करके गए कि ये तत्व तो खोजे जाएंगे। कितने जानकार थे मेंडलीफ, भविष्य वक्ता थे। उन्होंने कहा और बाद में खोजे गए, आधुनिक आवर्त सारणी में उनको जगह मिली। बड़ा इंटरेस्टिंग चैप्टर है ये। चलिए, 8वें पॉइंट में सबसे पहले हम जो पढ़ते हैं वो मेंडलीफ का आवर्त नियम पढ़ते हैं। उन्होंने कहा क्या, ये 8वें पॉइंट में हम लिखने जा रहे हैं। ये 8वां पॉइंट आपको याद होना चाहिए। मेंडलीफ के अनुसार, सोच समझकर लिखिएगा, मेंडलीफ के अनुसार
तत्वों के गुणधर्म, अंग्रेजी वाले बच्चे, तत्वों के द प्रॉपर्टी या कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एलिमेंट, तत्वों के गुणधर्म, उनके परमाणु भारों के एटॉमिक वेट के आवर्ती फलन होते हैं। ये स्टेटमेंट याद रखें। अक्सर स्टेटमेंट लिख देता है, ऑब्जेक्टिव में पूछ देता है कि ये किसका स्टेटमेंट है। तत्वों के गुणधर्म उनके परमाणु भार के आवर्ती फलन होते हैं। दिस स्टेटमेंट इज गिवन बाय मेंडल। अर्थात, अब ये आवर्ती फलन समझ लो, अर्थात वो भी लिख दें, अर्थात यदि तत्वों को, ध्यान से, यदि तत्वों को उनके बढ़ते परमाणु भार, बढ़ते परमाणु भार यानी एटॉमिक वेट, बढ़ता, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट, बढ़ते परमाणु भार के क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो एक नियमित अंतराल के बाद समान गुणधर्म वाले तत्व पुनः प्रकट होते हैं। बहुत बढ़िया बात कही। इन्होंने ही आवर्त सारणी की शुरुआत कर दी थी। आवर्त सारणी का निर्माण मेंडलीफ ने ही किया था, इसको ध्यान रखिएगा। इसको हम 9वें पॉइंट में लिखे देते। आधुनिक आवर्त सारणी जो मोसले ने बनाई, वो यदि मेंडलीफ साहब ने न बनाया होता तो मोसले में दम नहीं था कि वो बना लेते। उन्होंने सिर्फ व्यवस्थित किया, उसके गुणों की व्याख्या की। 9वां पॉइंट में जो महत्वपूर्ण पॉइंट है वो लिखे देते हैं कि मेंडलीफ की आवर्त सारणी में, मेंडलीफ की आवर्त सारणी में ऊर्ध्व स्तंभों को, ऊर्ध्व स्तंभों को समूह यानी वर्टिकल कॉलम की बात कर रहे हैं अंग्रेजी वाले बच्चे, वर्टिकल। ऊर्ध्व स्तंभों को समूह यानी ग्रुप तथा क्षैतिज यानी हॉरिजॉन्टल पंक्तियों को आवर्त या पीरियड्स कहा गया। एक सवाल ये पूछा गया मध्य प्रदेश पीएससी में कि मेंडलीफ की आवर्त सारणी में कितने ग्रुप और कितने पीरियड है। उसका जवाब 10वें पॉइंट। मेंडलीफ की आवर्त सारणी में लिख लेना,
मेंडलीफ की आवर्त सारणी में 8 ग्रुप्स यानी समूह तथा 7 यानी 7 पीरियड्स यानी आवर्त एक छोटा और पॉइंट लिख दें ताकि आपका कंफ्यूजन मेंडलीफ के बारे में पूरी तरह से हट जाए। याद रखना 8 ग्रुप और 7 पीरियड। जरा आवर्त सारणी पहले देख लें मेंडलीफ वाली। ये है मेंडलीफ, गिन लिया होगा। ये ग्रुप की संख्या 1 2 3 4 5 6 7 और यह पढ़ लिया। इधर कितने लिखे ग्रुप? 8 समूह लिखे हो कि नहीं? ये ग्रुप है। ग्रुप कैसे जा रहे हैं? ऐसे जा ऐसे रहे, लेकिन है व्यवस्थित ये ऐसे। और पीरियड कैसे व्यवस्थित हैं? पीरियड का क्रम ऐसे लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 ये सब गिन लो। कर लोगे कि नहीं? कोई कंफ्यूजन हो तो अभी पूछ लो, कमेंट सेक्शन आपके पास है। नहीं तो बार बार इसको रील को आगे पीछे करना, कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ लेना। तुरंत आपको आवर्त सारणी याद होनी चाहिए, सिर्फ इतना याद होना चाहिए, आवर्त समझ जाओ, पीरियड समझ जाओ। कोई इसके कैरेक्टरिस्टिक नहीं पूछने जाएगा अभी। इसकी कैरेक्टरिस्टिक को हम पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 में आपको समझाते चलेंगे। गारंटी है कि आपको पीरियडिक टेबल याद हो जाएगा। तो मेंडलीफ की आवर्त सारणी में ग्रुपों की संख्या 7, पीरियड की संख्या ग्रुपों की संख्या 8 और पीरियड की संख्या 7 रखिए। एक महत्वपूर्ण पॉइंट और लिख दें कि इन्होंने जो मेंडलीफ ने तत्वों को व्यवस्थित किया है, इसमें सबके परमाणु भार को आधार माना। देखो परमाणु भार का आधार माना तो 6.94 बढ़ते हुए क्रम में रखा। ये देखो 9.01, फिर 10.8, फिर 12, फिर 14, फिर 16, फिर 19, फिर 23, 24, 27, 28, 31, 32, 35। लेकिन फिर इसके दोष के बारे में आगे विवरण देंगे हम आपको, पहले लिख लेते हैं। जैसा चित्र है बिल्कुल सेम आपको वैसे ही पढ़ना है। मेंडलीफ की आवर्त सारणी में 8 ग्रुप तथा 7 पीरियड हैं। 11वां और पॉइंट लिख देते हैं कि मेंडलीफ ने परमाणु भार के संबंध के साथ समान प्रकृति के तत्वों को समान समूह में समझ गए? समान समूह में रखा है, उनके ग्रुप भी समान हो और उनके बढ़ते हुए क्रम में, परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में रखा है। यह याद रखना मेंडलीफ ने एटॉमिक वेट का सहारा। अब जरा इनमें कमियां क्या रह गई, 1-2 कमी को लेते हैं और आपको बताते हैं 12वें पॉइंट। मेंडलीफ ने
कुछ तत्वों के व्यवस्थित क्रम को, ध्यान से समझना, पहले व्यवस्थित क्रम को पलट दिया। बोले क्या पलट दिया? व्यवस्थित जो क्रम होना चाहिए। उदाहरण आपको लिखे देते हैं। उदाहरण कोबाल्ट, उदाहरण कोबाल्ट, नाम सुना होगा कोबाल्ट। इसका परमाणु द्रव्यमान, इसका एटॉमिक वेट है 58.58.9। निकिल का परमाणु क्रमांक है, परमाणु भार है, निकिल का एटॉमिक वेट है 58.7। और यहां क्या होना चाहिए कि 57 वाला पहले होना चाहिए नियम के अनुसार, जैसा मेंडलीव साहब ने कहा कि निकिल जो है वो पहले होना चाहिए और कोबाल्ट बाद में होना चाहिए। जरा देखें इनकी आवर्त सारणी, चलते हैं इनकी आवर्त सारणी पर। ढूंढो कहाँ है निकिल और कोबाल्ट। निकिल और कोबाल्ट कायदे से यदि परमाणु भार के बढ़ते क्रम है तो ये वाला सिस्टम गड़बड़ हो गया ना बच्चों, आपको दिख रहा हो। आज प्रैक्टिकल आप आवर्त सारणी देख रहे हो अपने सामने, हर प्रश्न का तार्किक जवाब आपको मिलने जा रहा है। ये देख लो, मेंडलीव की आवर्त सारणी में नियम के अनुसार भाई निकिल को पहले होना चाहिए था, कोबाल्ट को बाद में होना चाहिए। तो फिर क्या हुआ? तब तो मेंडलीव की आवर्त सारणी गई तो गई, लिख दो यहाँ पर पॉइंट लिख लेते हैं। कोबाल्ट और निकिल में निकिल पहले होना चाहिए, लिख लो नीचे, निकिल पहले होना चाहिए और कोबाल्ट बाद में। जबकि ये भी लिख दो, जबकि इस आवर्त सारणी में उल्टा है। अपनी भाषा में लिख लेना, इसलिए ये गड़बड़ है। तो एक ये, दूसरी एक चीज और जो देखने में मिल रही है कि इन्होंने जो खाली स्थान छोड़ा उस पर एक पॉइंट पर सवाल पूछा गया था, उसको हमने यहाँ पर जोड़ने की कोशिश की है। 13वें पॉइंट पर मेंडलीव ने, लिख लीजिएगा, मेंडलीव ने अपनी आवर्त सारणी में, अपनी आवर्त सारणी में कुछ रिक्त स्थान, नए तत्वों के लिए छोड़ दिए थे। जो उस समय खोजे नहीं गए थे। यह भी ऑब्जेक्टिव में पूछा गया सवाल।
नीट में पूछा गया। मेंडलीव ने अपनी आवर्त सारणी में कुछ रिक्त स्थान छोड़े। जरा एक बार फिर पुरानी वाली आवर्त सारणी को देखते हैं, मेंडलीव वाली। ये मेंडलीव की आवर्त सारणी में ये खाली स्थान छोड़ दिए गए। उनको उस समय खोजा नहीं गया, लेकिन मेंडलीव साहब ने वहां पर ये कहा था कि ये तत्व आएंगे, इस परमाणु भार का ये तत्व यहाँ खोजा जाएगा। ये बड़ी बात थी, वही लिखने वाले हैं। उस समय खोजे नहीं गए थे। उदाहरण, एका, इसको एका बोरान कहते हैं, एका बोरान। एक को कहते हैं एका एल्यूमिनियम, और एक को कहते हैं एका सिल्वर, जिनके गुणधर्म बाद में खोजे गए। ये भी बीच में लिख लो, जिनके गुणधर्म बाद में खोजे गए। और उन तत्वों को पता है क्या नाम दिया गया? स्कैंडियम। स्कैंडियम। एक को एल्युमिनियम की जगह उसका नाम दिया गया गैलियम। याद कर लेना, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये। और सिलिकॉन वाले में जर्मेनियम। ये खोजे गए। इनके गुणधर्म इनके जैसे थे, ये बाद में। अब एक चीज और बता दें, यदि आपसे 160 में पूछा जाए कि मेंडलीव की आवर्त सारणी में से लाभ क्या है, नुकसान तो बता दिया, तो इधर हमारा जो पॉइंट है 13वां, 14वें पॉइंट में हम इसके लाभ को ऐड कर लेते हैं, क्योंकि यूपीएससी में मेंडलीव की आवर्त सारणी से होने वाले लाभ को 50 शब्दों में लिखा है। उसके लिए उस पॉइंट को ध्यान में रखते हुए हमने 14वां पॉइंट तैयार किया। मेंडलीव की आवर्त सारणी तत्वों के सुविधाजनक अध्ययन में मददगार है। पहली बात। यदि इसको 14वें पॉइंट में ए पॉइंट लिख लें, फिर इसका बी पॉइंट लिख लें कि नए तत्वों के गुणों की, नए तत्वों के गुणों की भविष्यवाणी करने में, सहायक है। सी पॉइंट लिख लें, तत्वों की संयोजकता या बैलेंसी ज्ञात करने में, संयोजकता ज्ञात करने में सहायक है। और डी अंतिम कि यदि मेंडलीव की आवर्त सारणी आई है तो वो चौथा लाभ क्या दे रही है कि वास्तविक परमाणु भार यानी ट्रू एटॉमिक वेट
को ज्ञात करने में सहायक है। ये आप मेरिट्स में लिख सकते हो। जो 11th और 12th वाले बच्चे हैं, यदि वो परीक्षा में आ जाए कि आवर्त सारणी से, मेंडलीव की आवर्त सारणी के लाभ क्या थे, बहुत बढ़िया नोट्स में से तत्वों को सुविधाजनक अध्ययन में मददगार है, नए तत्वों के गुणों की भविष्यवाणी करने में सहायक है, तत्वों की संयोजकता ज्ञात करने में सहायक है, ट्रू एटॉमिक वेट को ज्ञात करने में सहायक है। आप बहुत बढ़िया नोट्स इसका तैयार कर सकते हैं। एक सवाल और पूछा गया, इसकी लिमिटेशंस क्या है? मेंडलीव के क्लासिफिकेशन की सीमाएं क्या हैं? सीमाओं के बारे में हमने अंतिम आज के सेशन का थ्योरेटिकल पॉइंट अंतिम 15वें पॉइंट पर लिखा। या इसकी बाध्यता क्या है? किन सीमाओं के कारण इसकी सीमा ये आधुनिक स्थान नहीं प्राप्त कर पाई? आलोचना क्या क्या हुई? मेंडलीव की ये लिमिटेशंस क्या थी? ये हमें इस पॉइंट में बताएंगे। मेंडलीव ने अपनी आवर्त सारणी में, ध्यान से याद कर लेना, अपनी आवर्त सारणी में हाइड्रोजन को उचित स्थान नहीं दे पाए। देख लेना, उधर पलटाना और पहले वाले चित्र पर जाना, देखना हाइड्रोजन को उचित स्थान नहीं दे पाए। एक ए पॉइंट है, लिमिटेशन देख रहे हैं। दूसरा, जो समस्थानिक हैं, यानी जिनके परमाणु क्रमांक समान हैं, उनकी व्यवस्था क्या की, ये भी लिख देते हैं। तत्वों के आइसोटोप्स के लिए आवर्त सारणी में कोई निश्चित स्थान नहीं था। सही बात। मान लो किसी का परमाणु क्रमांक समान है, अब समान परमाणु क्रमांक है, परमाणु भार भिन्न भिन्न है, तो उस चेंबर से हटा करके दूसरे में रखेंगे। लेकिन जिसका परमाणु क्रमांक समान होता है, गुणधर्म वो समान ही दिखाता है। आप मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में जब हम इसका पार्ट 2 लेकर के आएंगे, सारा कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। सी पॉइंट बोलो साहब, सी पॉइंट क्या होगा? यह सवाल नीट में पूछा गया। कुछ समान गुणधर्म वाले तत्वों को विभिन्न समूहों में रखा गया। विभिन्न समूहों में, अरे जब गुणधर्म समान है तो एक ग्रुप में रखो ना। लेकिन मेंडलीव साहब ये नहीं कर पाए। मेंडलीव साहब समान गुणधर्म वालों को अलग अलग चैम्बर में, अलग अलग घर में रख दिया। नीट ने पूछा वो तत्व कौन है, उदाहरण बताओ। आप बताना, जैसे कॉपर और HG, एक ये ग्रुप, इनके गुणधर्म समान है। मेंडलीव साहब ने, आप देखना उधर आवर्त सारणी में पलटा कर। अब हमारे पास समय कम है, ज़्यादा डिस्कस नहीं कर पाएंगे, अभी 5 सवाल पूछने हैं। आप पीछे जाना, देखना जितने पॉइंट हमने लिखा है सारा प्रूफ होता चलेगा। मेंडलीव की आवर्त सारणी, कॉपर और HG। इसके बाद टेलुरियम और सोने को
कॉपर Hg Ag, सॉरी कॉपर Hg और यहीं लिख लेते हैं Ag और टेल्यूरियम एक साथ, इनके गुणधर्म समान है। ये लाइन यहाँ खींच ले। ये 4 नीट में ये पूछा गया है, 1 2 3, इनके गुणधर्म करीब करीब समान है। दूसरे चैम्बर में चलते हैं तो दूसरे चैम्बर में सोने का गुणधर्म और प्लेटिनम को एंड Pt को, इनको दोनों को अलग अलग रखा गया, जबकि दोनों के गुणधर्म समान है, एक ग्रुप में रखना चाहिए। और अंतिम पॉइंट बता दें, फिर इसके बाद MCQ सेशन पर चलते हैं। अंतिम पॉइंट लिख रहे हैं कि धातु यानी मेटल और नॉन मेटल, कोयला भी वहीं, सोना भी वहीं, मेटल और नॉन मेटल को मेंडलीव साहब ने अलग स्थान नहीं दिया, एक साथ भौसा कर दिया, इसलिए मेंडलीव की आवर्त सारणी फेल हो गई। लिखना धातुओं और अधातुओं को, धातुओं और अधातुओं को आवर्त सारणी में अलग नहीं रखा गया। तो ये लिमिटेशन है जो पीएससी मेंस के एग्जाम देने जा रहे हैं बच्चों, आपके लिए बहुत जरूरी है। यदि रिटर्न में ये पूछता है, मेंस में पूछता है कि व्हाट इज द लिमिटेशन ऑफ मेंडलीव पीरियोडिक टेबल, देन यू राइट द 15 पॉइंट्स, ABCD, 50 शब्द होगा, 100 शब्द होगा, बढ़िया नोट्स बना के। तो ये था हमारा थ्योरेटिकल डिस्कशन। आज यहीं रोक देंगे थ्योरेटिकल डिस्कशन। अभी सवाल पूछने की बारी है, सिर्फ 5 सवाल पूछेंगे। अब इसके बाद जो हमारा अगला वीडियो आएगा वो पार्ट 2 होगा और उसमें मॉडर्न पीरियोडिक टेबल होगी। आपकी जिम्मेदारी बनती है कि जब आप अगले बार हमारे साथ वीडियो में जुड़े तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल रट के आएँ, पढ़ के आएँ, समझ के आएँ। हमने दिखा दिया है उसको बेहतरीन ढंग से, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को अगले सेशन पर लाएंगे। तो चलते हैं बच्चों MCQ सेशन की ओर। पहला सवाल आपके स्क्रीन पर देने वाले हैं। थ्योरी तो पढ़ा दी, अब सवालों की बारी है। जो पहला सवाल है, क्योंकि पढ़ाया कम है इसलिए सवाल आज कम पूछ रहे हैं, और आशा है कि आप जब यहाँ से खाली होंगे या जाएंगे तो इन सवालों को या थ्योरी वाले पॉइंट को पढ़ेंगे अच्छी तरह से और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को अच्छी तरह से अगले वीडियो के लिए तैयार करेंगे। पहला सवाल आपसे पूछते हैं कि तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यानी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के आधार पर, विन्यास के आधार पर किया जा सकता है। यूपीएससी का सवाल है, आधार पर किया जा सकता है एवं इसका उपयोग, एवं इसका उपयोग परीक्षण में किया जाता है। ऑब्जर्वेशन, परीक्षण में किया जाता है। किस परीक्षण में किया जाता है? ए, तत्वों के भौतिक गुणों के प्रवृत्ति के आधार, माने फिजिकल बेसिस है, फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक के आधार पर। अच्छा सवाल है,
अभी उधर चर्चा किया है हमने। तत्वों के रासायनिक गुणों के प्रवृत्ति के आधार पर सी ऑप्शन दे रहे हैं ए एंड बी दोनों, और डी ऑप्शन दे रहे हैं नन। ये हमारा पहला सवाल। तत्वों के आवर्ती वर्गीकरण इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर किया जा सकता है, सही है। एवं इसका उपयोग किसके परीक्षण में, किस चीज को परीक्षण किया गया होगा? दोनों का किया गया, भौतिक और रासायनिक गुणों का, सिर्फ रासायनिक गुणों का, या किसी का नहीं? सोच समझ कर करो। यदि आपने हमारे पीछे के थ्योरेटिकल पॉइंट को अच्छी तरह से समझ लिया होगा, तुरंत आपसे उत्तर बनेगा। बच्चों, दूसरा सवाल आपके स्क्रीन पर। निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? कौन सा कथन? ये ऑप्शन दे रहे हैं 1800 में केवल 31 तत्व खोजे गए थे। In 1800, only 31 elements are were discovered. बी ऑप्शन दे रहे हैं हाल ही में खोजे गए, रिसेंटली, हाल ही में खोजे गए तत्व मानव निर्मित। जितने अभी खोजे गए, क्या वो मैनमेड है? सी ऑप्शन दे रहे हैं वर्तमान में एक 110 तत्व ज्ञात हैं, और डी ऑप्शन दे रहे हैं उपरोक्त में कोई नहीं। ये हमारा दूसरा सवाल था। बच्चों, तीसरा सवाल आपके स्क्रीन पर। डोवेन आयरन ने राइनर ने तीन तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक, फिजिकल एंड केमिकल गुणों की प्रवृत्ति का विचार दिया। इस संबंध को क्या कहा जाता है? त्रिक नियम, बी ऑप्शन डुवे-राइनर रूल, डुवे-राइनर का नियम, ऑक्टेव रूल, और डी ड्यूएल का नियम। सरल सा सवाल अभी पढ़ाया।
चौथा सवाल आपके स्क्रीन पर, निम्न में से नीट का सवाल, निम्न में से कौन सा तत्वों का डोबेराइनर त्रिक समूह नहीं है? ये ऑप्शन दे रहे हैं लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। 7-23-39 बी ऑप्शन दे रहे हैं ब्रोमीन, क्लोरीन, आयोडीन। 80-35.5 127। सी दे रहे हैं आयरन, निकल, कोबाल्ट। 55.85 58.71 58.93 और डी ऑप्शन दे रहे हैं ऑल एवर, जितने लिखा वो सभी डोबेराइनर के त्रिक नियम के समूह नहीं। सोच समझ कर प्रश्न पढ़ना बच्चों। आज के सेशन का अंतिम सवाल अब आपके सामने, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? ये ऑप्शन दे रहे हैं डोबेराइनर ने तत्वों को त्रिक विधि की सहायता से व्यवस्थित। बी ऑप्शन दे रहे हैं बड़ी संख्या में तत्वों पर त्रिक नियम लागू। सी ऑप्शन दे रहे हैं ब्रोमीन के गुण क्लोरीन एवं आयोडीन के मध्य होते हैं। और डी ऑप्शन दे रहे हैं विकल्प ए तथा सी। हमने पूछा है निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। कौन सा कथन सत्य है ये आपको बताना है। डोबेराइनर ने तत्वों को त्रिकविधि से लगाया है, ये बताना है। दूसरा ये बताना है कि बड़ी संख्या में तत्वों पर त्रिक नियम लागू होता है। ब्रोमीन के गुण क्लोरीन और आयोडीन के मध्य होते हैं। विकल्प ए और सी दोनों। इसके पहले कि सेशन समाप्त करें, इन पांचों सवालों के जवाब आप सुन लें। आपने ठीक किया होगा
थ्योरी पढ़ना बहुत ज़रूरी है। थ्योरी पढ़िएगा, जो हमने पढ़ाया है आप अपने से भी पढ़िए, एक बेहतरीन नोट्स बनाइए ताकि आपको पीरियाडिक टेबल फिर दोबारा पढ़ने की जरूरत ना हो। पहला सवाल था तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर किया जा सकता है एवं इसका उपयोग परीक्षण में किया जाता है। तो बच्चों पहले सवाल का जवाब होगा सी, ए और बी। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से हम भौतिक और रासायनिक गुण दोनों को, प्रवृत्तियों को पढ़ सकते हैं। दूसरा ऑप्शन था निम्न में कौन सा कथन असत्य है। तो इसमें जो कथन असत्य है वो है दूसरे का सी। वर्तमान में 118 तत्व ज्ञात हैं, ये पहले ही लाइन हमने बता दी है। डोबेनाइनर ने 3 तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुणों की प्रवृत्ति का विचार दिया। इस संबंध को क्या कहा जाता है, ये तीसरा सवाल था। तीसरे सवाल का ये ट्रायड्स का नियम कहलाता है। इसको ना तो डोबेनियर के रूल से जानते हैं, ना ऑक्टेव के रूल से जानते हैं, ना डुएल के नियम से जानते हैं। बच्चों चौथा सवाल था निम्न में से कौन सा तत्वों का डोबेनाइनर का त्रिक समूह नहीं है। ध्यान से देखना चौथे सवाल को। तो आपको लिथियम, सोडियम और पोटेशियम, क्या इनके परमाणु भार को आप जोड़ते हो तो ये ट्रायड निकलता है? नहीं निकलेगा, बाकी सब का निकलेगा, बाकी सब का निकलेगा, लेकिन इसका नहीं निकलेगा, इसलिए इसका ए सही ऑप्शन होगा। बच्चों आज के सेशन के अंतिम सवाल का निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। 5वां सवाल, डोबेनाइनर के तत्वों को त्रिक विधि की सहायता से व्यवस्थित किया। बड़ी संख्या में तत्वों पर त्रिक नियम लागू होता है। ब्रोमीन के गुण क्लोरीन एवं आयोडीन के मध्य होते हैं। विकल्प ए और सी दोनों हैं। 5वें सवाल का ए और सी, ब्रोमीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन ऐसे लिखा जाता है, इसलिए ये भी सही है। तत्वों में त्रिक विधि की सहायता से व्यवस्थित किया, यानी ये बड़े संख्या में तत्वों पर त्रिक नियम लागू हो ये जरूरी नहीं है, इसलिए इसका सही जवाब होगा डी। सही जवाब है डी, यानी विकल्प ए और सी, ये दोनों विकल्प इसके सही जवाब होंगे। तो बच्चों आप जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा हमें कितने सवाल आपसे बने। थ्योरी जो हमने पढ़ाई वो कैसी लगी आपको, ये जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। आप हमारे साथ जुड़े, इसके लिए सभी बच्चों का, सभी लर्नर्स का बहुत बहुत शुक्रिया। आज के लिए बच्चों इतना ही, फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बच्चों बाय बाय, नमस्कार।